हेलो एवरीवन। तो आज की क्लास में डिस्कशन करेंगे पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट का टॉपिक, दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में ए टू जेड समझेंगे। सबसे पहले समझिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का सिंपल मीनिंग होता है कि आप जो है प्रेजेंट जनरेशन वो अपनी नीड्स को फुलफिल कर रहा है विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन। मतलब आज आप रिसोर्सेज का यूज़ कर रहे हो और रिसोर्सेज का करते समय आप ये भी ध्यान रख रहे हो कि फ्यूचर जनरेशन के लिए ये रिसोर्सेज रहे, तो इसको हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलेंगे। तो हम ना वाइजली टुडे यूज़ कर रहे हैं ताकि अवेलेबल रहे ये रिसोर्सेज फ्यूचर जनरेशन के लिए, तो उसको हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलते हैं। जैसे कि आप रिन्यूएबल एनर्जी का यूज़ कर रहे हैं, आप सेव कर रहे हैं वाटर, रिड्यूस कर रहे हैं पोल्यूशन, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर कर रहे हैं। मतलब आज जो आप कर रहे हैं फ्यूचर में भी ये जो है बैलेंस रहे, उसी को हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलेंगे। अब हम देखेंगे स्टूडेंट आपको कि गोल, मतलब अभी जो है गोल चल रहा है दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जो कि सस्टेनेबिलिटी पर है और इसमें बहुत सारे गोल्स हैं जो कि अचीव करना है 2030 तक। लेकिन इससे पहले जो था वो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स था। इस दोनों के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो अगर हम देखें तो MDGs क्या होता है, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, एंड SDGs होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ये यूनाइटेड नेशन के द्वारा लॉन्च किया गया इन द ईयर 2000 और ये यूनाइटेड नेशन के द्वारा लॉन्च किया गया इन द ईयर 2015। ये 2000 और 2015 तक चला था और ये 2015 से 2030 तक चला था। इसमें 8 गोल्स हैं स्टूडेंट और इसमें 17 गोल्स हैं। इसमें 17 गोल्स हैं, इसमें 8 गोल्स थे। तो बेसिकली जब मिलेनियम डेवलपमेंट 2015 में ख़त्म हो रहा था तो 2015 से जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आया और वो एडवांस और ब्रॉडर वर्जन में आया। इसमें ना सिर्फ डेवलपिंग कंट्री थे, इसमें ऑल कंट्री यूनिवर्सल के लिए एप्लीकेबल रहा। ये नैरो था स्टूडेंट, बेसिक इशू लेके आया था। ये ब्रॉड था, ये कॉम्प्रिहेंसिव था। इसमें पॉवर्टी, एजुकेशन, हेल्थ और 8 गोल्स थे। इसमें बहुत सारे गोल्स हैं जो कि आज की क्लास में हम डिस्कशन करेंगे। इसमें अगर हम देखें तो पॉवर्टी एजुकेशन ये है, ये लेस फोकस था सस्टेनेबिलिटी पर, ये मोस्ट एंड मोर फोकस्ड है स्टूडेंट सस्टेनेबिलिटी पर। ये पार्टिसिपेशन जो होता है गवर्नमेंट का, मेनली पार्टिसिपेशन गवर्नमेंट था, लेकिन यहाँ पर गवर्नमेंट के साथ प्राइवेट सेक्टर और सिविल सोसाइटी का भी कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, सिविल जो है सोसाइटी का भी कंट्रीब्यूशन है। तो अगर हम देखें यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2012 में हुआ। यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2012 में हुआ, जिसको हम रियो समिट बोलते हैं, जो कि रियो डी जेनेरियो में हुआ था। और यहाँ पर ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में बात करते हैं। रियो 20 क्यों बोलते हैं, क्योंकि 1992 के बाद अर्थ समिट के बाद जो है 20 साल बाद ये हुआ था, इसीलिए इसको रियो 20 बोला जाता है। जो है 25 सितंबर 2015 की बात है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट को जो है अडॉप्ट किया गया और 1 जनवरी 2016 से इसको केम इन फोर्स कर दिया गया, इम्प्लीमेंट कर दिया गया वर्ल्ड वाइड में इसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया स्टूडेंट। अगर हम बात करें तो इसको हम एजेंडा 2030 बोलते हैं। वाई? क्योंकि ये 2030 तक अचीव करना है, ये बोला गया। तो अगर हम बात करें तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो कि 2030 तक अचीव करना है, ये स्टार्ट होता है 2015 से और 2030 तक 17 गोल्स को अचीव करना है। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स की बात करें तो इसमें 8 गोल्स हैं, जो कि मतलब कि एडवांस वर्जन में इसमें 17 गोल्स आए। इसमें पॉवर्टी, इसमें इनइक्वालिटी, इसमें एनवायरनमेंट, सस्टेनेबिलिटी, पीस एंड जस्टिस के बारे में डिस्कशन किया है। तो समझिए स्टूडेंट, इसमें 17 गोल्स हैं, इसमें 169 टारगेट्स हैं और 304 इंडिकेटर्स हैं।
ठीक है, तो 17 गोल्स हैं, 169 टारगेट्स हैं और 304 इंडिकेटर है। इसमें भी पूछ लिया जाता है कि कौन ज़्यादा है, तो इसको ध्यान रखना है आपने, है ना। और ये यूनिवर्सल एप्लीकेबल है। और ये आपकी स्क्रीन पर जो दिख रहा है ये सस्टेनेबल गोल्स हैं 17। तो इसको आपने याद करना है क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है कि फॉलोइंग में से कौन सा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है। तो एक बार हम डिस्कशन कर लेते हैं और फिर मैं आपको याद करवा दूंगी ये सारे के सारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स। ओके, पहला है कि गरीबी को हमने एवरीवेयर से हटाना है, हर जगह से गरीबी को हटाना है, हंगर को ख़त्म करना है, फूड सिक्योरिटी लेके आना है, इम्प्रूव करना है न्यूट्रिशन और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को प्रमोट करना है। यहाँ पर हेल्दी लाइफ को इंश्योर करना है और प्रमोट करना है वेलबींग, सारी एज, है ना, सारी एज में वेलबींग को इंक्रीज करना है। ये इंक्लूसिव इक्विटेबल क्वालिटी ऑफ एजुकेशन देना है और लाइफ लॉन्ग लर्निंग अपॉर्चुनिटी को प्रमोट करना है। ये जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करेगा और एम्पावर करेगा सभी वुमेन एंड गर्ल्स को। तो ये 6 बोलते हैं। यहीं पर ये इंश्योर करेगा 6 जो है, और सस्टेनेबल मैनेज करेगा वाटर एंड सैनिटेशन फॉर ऑल। यहाँ पर अफोर्डेबल, रिलायबल, सस्टेनेबल और मॉडर्न एनर्जी सभी के लिए होगा। 8th में की बात करें तो इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करते हैं, सस्टेन, इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करते हैं। और अगर हम 9th की बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर, इंक्लूसिव, सस्टेनेबल, इंडस्ट्रियलाइजेशन और इनोवेशन को फॉस्टर किया जाएगा। और अगर हम 10th की बात करें तो रिड्यूस किया जाएगा इनइक्वालिटी, रिड्यूस किया जाएगा इनइक्वालिटी। 11 की बात करें तो बहुत सारी सिटीज़ को डेवलप किया जाएगा। और 12 की बात करें तो कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन पर ध्यान दिया जाएगा और यहीं पर क्लाइमेट चेंज को यहाँ पर देखा जाएगा। 14 की बात करें तो जो ओशियंस हैं, सीज हैं, मरीन है, उनको कंजर्व और सस्टेनेबल किया जाएगा। राइट, ये है। फिर प्रोटेक्ट किया जाएगा, रिस्टोर किया जाएगा, प्रमोट किया जाएगा सस्टेनेबल, पीसफुल एंड इंक्लूसिव सोसाइटी बनाना है और यहाँ पर इसके लिए पार्टनरशिप होगा, इसके लिए पार्टनरशिप होगा। अब आपको इतना याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको की पॉइंट मैं बताऊंगी वो याद करना है और उसी के बेसिस पर आपने क्वेश्चन करना है। एक बार फिर से देख लो स्टूडेंट, वन गोल क्या है, गरीबी को हटाना है। दूसरा गोल क्या है, जीरो हंगर लेके आना है, गुड हेल्थ एंड वेलबिंग लेके आना है, क्वालिटी एजुकेशन लेके आना है, जेंडर इनइक्वालिटी लेके आना है, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन यहाँ पर करना है, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी लेके आना है, डिसेंट वाटर एंड डिसेंट वर्क एंड ग्रोथ को प्रमोट करना है, ये इनोवेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना है, इनइक्वालिटी को कम करना है, सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़ को डेवलप करना है, कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन को रिस्पॉन्सिबल बनाना है, जिससे क्लाइमेट चेंज हमें रोकना है, लाइफ बिलो वाटर को सही करना है, लाइफ ऑन लैंड को भी सही करना है, पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन बनाना है और इसके लिए पार्टनरशिप किया जाएगा। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप इसके 17 गोल्स को याद कर सकते हैं। तो वेरी फर्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट, तो आपने क्या नाम याद रखना है, ए नाम का क्या था, लड़का था। वो क्या था, वो भूखा था, मीन्स नो पॉवर्टी। वो क्या था, भूखा था। वो क्या था, आपने कीवर्ड मैंने आपको बताना है और इसी पर आपने क्वेश्चन करना है। मतलब वो भूखा था मीन्स वो पुअर था, भूखा था इट मीन्स कि वो पुअर था स्टूडेंट, मतलब कि आपने पुअर याद रखना है। तो पहला गोल आपको हिंट मिल जाएगा कि नो पॉवर्टी है। फिर जीरो हंगर, ए नाम का लड़का था, वो पुअर था तो भूखा था, इट मीन्स वो हंगर था। वो क्या था स्टूडेंट, हंगर था तो हमने उसको क्या दिया, जो है वो हंगर था तो हमने उसको खाना दे दिया, है ना। अगर हम बात करें तो वो हंगर था, तो जो सेकंड गोल है वो क्या है आपका, जीरो हंगर। तो वो भूखा था तो हमने उसको खाना दिया और खाना उसने खाया तो उसकी हेल्थ अच्छी हो गई, है ना। फूड दिया तो उसकी हेल्थ क्या हो गई, अच्छी हो गई। हेल्थ की बात करें तो वो अच्छी हो गई। तो अगर हम देखें तो नो पॉवर्टी, जीरो हंगर और उसकी हेल्थ और वेलबिंग अच्छी हो गई। फिर वो पुअर था तो हमने उसको खाना दिया तो उसकी हेल्थ अच्छी हो गई। तो अब हमने उसको बोला चलो आप स्कूल चलो, है ना। तो हमने उसको बोला चलो स्कूल चलो। तो फोर्थ गोल देखिए स्टूडेंट, क्वालिटी एजुकेशन। फिर क्या हुआ, जब वो स्कूल गया ना तो उसने मेन और वुमेन में इक्वालिटी उसने समझा। मेन और वुमेन
वुमेन में इक्वालिटी होता है ये उसने समझा, और इसी पर उसने जो है मेन और वीमेन में इक्वालिटी समझा, तो लड़कियों को पानी ला के देता है। लड़कियों को पानी ला के देता है स्टूडेंट, तो मीन्स क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, आपको हिंट मिल जाएगा। फिर जो है सातवां अगर हम बात करें तो अफोर्डेबल एंड क्लीन वाटर, जो है लड़कियों को पानी ला के देता है। फिर आता है पानी से क्या बनता है स्टूडेंट, तो एनर्जी बनता है। पानी से क्या बनता है, तो एनर्जी बनता है। एनर्जी से क्या होता है, तो ग्रोथ होता है। एनर्जी से क्या होता है, तो ग्रोथ होता है। बिल्कुल आराम से आपने करना है। तो देखो 7 क्या है, क्लीन एनर्जी। तो 8 क्या है, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। फिर 9th देखिए स्टूडेंट, 9 क्या है, ग्रोथ, मतलब कि अगर एनर्जी से ग्रोथ होता है, ग्रोथ से क्या होता है यहाँ पर, इंफ्रास्ट्रक्चर इनोवेशन जो है वो डेवलप्ड होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर इनोवेशन एंड इंडस्ट्रीज डेवलप्ड होती हैं। ग्रोथ से क्या होगा, ये डेवलप्ड होगा, मीन्स इंडस्ट्रीज इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर की 9th की बात करें। 10th की बात करें यहाँ पर, जब इनोवेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्रीज डेवलप्ड होगी तो सबको जॉब मिलेगा, और जब सबको जॉब मिलेगा तो इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इनइक्वालिटी क्या हो जाएगा स्टूडेंट, कम हो जाएगा। जब इनइक्वालिटी कम हो जाएगी, मतलब इनइक्वालिटी कम हो जाएगी तो सस्टेनेबल सिटीज़ डेवलप्ड होगी, है ना। तो सब लोग सिटीज़ में आके रहेंगे तो सिटीज़ बनेगी। 11th मतलब सस्टेनेबल सिटीज़। फिर 12 देखो स्टूडेंट, 12 क्या होगा, सिटीज़ अगर डेवलप्ड होगी तो कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगा, है ना। तो रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन की बात करें, जब कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगा तो यहाँ पर क्लाइमेट चेंज हो जाएगा। क्या होगा, क्लाइमेट चेंज हो जाएगा। आपको लगेगा कि कैसे याद होगा, अभी याद होगा, बस वेट करो, आप वेट करो, अभी याद हो जाएगा। तो क्लाइमेट चेंज हो जाएगा तो फिर लाइफ बिलो वाटर, लाइफ बिलो वाटर जो है, लाइफ बिलो वाटर, लाइफ बिलो वाटर जो है वो खराब हो जाएगा, है ना। क्लाइमेट चेंज होगा तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट कौन होंगे, लाइफ बिलो वाटर वाले। फिर अबव लैंड वाले भी इफेक्ट हो जाएंगे, अबव लैंड वाले भी इफेक्ट हो जाएंगे, दैट इज 15 जो है स्टूडेंट, अबव वाटर वाले भी इफेक्ट होंगे। तो लाइफ ऑन लैंड है, जिसके लिए हमें पीस चाहिए स्टूडेंट, हमें क्या चाहिए, पीस चाहिए, हमें क्या चाहिए, पीस चाहिए। और इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हमें पार्टनरशिप करना पड़ेगा, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पार्टनरशिप करना पड़ेगा। तो चलिए एक बार देख लेते हैं स्टूडेंट। अब देखो आराम से, आप देखो जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन आएंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर, तो साइड में आप इस कहानी को लिखना, तो आपको ना हिंट मिल जाएगा एक वर्ड, और ऑप्शन से आप चूज कर सकते हो, आराम से हो जाएगा, क्रैक हो जाएगा। देखो कैसे याद करना है, अभी आपको लग रहा होगा कि क्या है। अभी देखो, ए नाम का लड़का था जो कि पुअर था, तो वो हंगर था तो हमने उसको खाना दिया, खाना दिया तो उसको हेल्थ अच्छी हो गई। फिर हमने बोला चलो स्कूल चलो, फिर स्कूल में जाके उसने मेन और वुमेन में इक्वालिटी समझ आई। फिर वो लड़कियों को पानी ला के देता है। देखो पानी से क्या बनता है, एनर्जी, एनर्जी से क्या होती है, ग्रोथ, ग्रोथ से क्या होता है, इंडस्ट्रीज डेवलप्ड होती हैं, इंडस्ट्रीज डेवलप्ड होती हैं तो सबको जॉब मिलेगा, जिससे इनइक्वालिटी कम हो जाएगी। इससे क्या होगा, सिटीज डेवलप्ड होंगी, कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन क्या होगा, इंक्रीज होगा, और इससे क्या हो जाएगा, क्लाइमेट चेंज हो जाएगा। तो कौन इफेक्ट होंगे, लाइफ बिलो वाटर। फिर अबव लैंड वाले इफेक्ट होंगे, और इसके लिए हम क्या करेंगे, पीस करेंगे, हम क्या करेंगे, पीस करेंगे। और फिर क्या होगा, पार्टनरशिप, है ना। अगर हम देखें तो पार्टनरशिप बना लेंगे, याद हो गया, एक बार करोगे लिखोगे तो याद हो जाएगा, आपको हिंट मिल जाएगा, और उसी के बेसिस पर आपने क्वेश्चंस करने हैं, राइट, उसके बेसिस पर आपने क्वेश्चंस करने हैं। एक बार इसको लिख लेना स्टूडेंट, आराम से क्वेश्चन क्रैक हो जाएंगे, याद रखिएगा। चलिए हम दोनों में डिफरेंस कर लेते हैं, राइट, एमडीजीज और एसडीजीज में हम डिफरेंस कर लेते हैं। तो एमडीजीज क्या है स्टूडेंट, ये नैरो फोकस था, मतलब कि 8 ही गोल थे इसमें, है ना, इसमें सिर्फ 8 गोल थे। और एसडीजीज की बात करें तो ब्रॉड स्कोप है, इसमें इकोनॉमी, इसमें क्लाइमेट, इसमें सिटीज, बहुत सारे, मतलब 17 गोल्स यहाँ पर अचीव करने हैं हमने, 17 गोल्स हमने अचीव करना है। ये इंक्लूसिबिलिटी को लेके जाएगा, मतलब एमडीजीज जो हैं वो थोड़े की बात करें तो मेनली डेवलपिंग, दैट इज इंक्लूसिबिलिटी को नहीं होता है, लेकिन ये ना यूनिवर्सल है, मतलब सभी को इंक्लूड करता है एसडीजीज। ह्यूमन राइट के बारे
बारे में एमडीजीज जो है लेस फोकस करता है, लेकिन एसडीजीज जो है वो ज़्यादा फोकस करता है लाइक जेंडर इक्वालिटी, पीस एंड जस्टिस स्टूडेंट, है ना, पीस एंड जस्टिस करता है। यहीं पर फ्रेमवर्क की बात करें तो एमडीजीज में 8 गोल और 21 टारगेट्स है। एसडीजीज में 17 गोल्स और 169 टारगेट्स। अप्रोच की बात करें तो एमडीजीज जो है वो लिमिटेड है, प्रॉब्लम बेस्ड, और एसडीजीज की बात करें तो होलिस्टिक और इंटीग्रेटेड है। टाइम फ्रेम की बात करें तो एमडीजीज जो हैं ये 2000 से 2015 तक है, और एसडीजीज की बात करें तो 2015 से 2030 है ना, 2030 है स्टूडेंट, ये रहा। यहीं पर अगर हम क्रिटिसिज्म की बात करें तो एसडीजीज की क्या क्रिटिसिज्म है, इसमें बहुत सारे गोल हैं, जो कि वीकनेस है स्टूडेंट, टाइम पीरियड बहुत जो है कम है। आप देखोगे तो नेचर ऑफ जो कंट्रीज़ हैं अलग है, सबकी गोल, सबकी रिसोर्सेज अलग अलग है, तो आप सबको अप्लाई करोगे एक ही, मतलब एक ही आप तराजू में तौलोगे तो सही नहीं रहेगा। तो बहुत सारे गोल्स हैं यहाँ पर। एम्बिगुअस टाइमलाइन, यहाँ पर टाइमलाइन जो है बहुत कम है, जो कि अचीव करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। इम्प्लीमेंटेशन चैलेंज है, रिसोर्सेज का चैलेंज है, कैपेसिटी का चैलेंज है, पॉलिटिकल की चैलेंजेस हैं, है ना। तो ये सभी चैलेंजेस हैं जो कि हर कंट्री में हमें वेरी देखने को मिलता है। अनइवन प्रोग्रेस है स्टूडेंट, मतलब कि सारी कंट्री जो है एक साथ सभी गोल को अचीव करे, ये सही नहीं, मतलब कि आपको सही नहीं देखने को मिलेगा। फिर यहीं पर देखिए कॉम्प्लेक्स है और कोऑर्डिनेशन की प्रॉब्लम है ना, कॉम्प्लेक्स है और यहाँ पर कोऑर्डिनेशन की प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर जो है हमारे पास इतने सारे गोल्स हैं स्टूडेंट, राइट। तो इतने सारे गोल्स हैं, ये हमने देखा और हमने दोनों में डिफरेंस समझ लिया। आपने एमडीजीज और एसडीजीज का डिफरेंस, और ये याद रखना इंडिकेटर कितने हैं, टारगेट्स कितने हैं, ये आपने याद रखना है। चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, दैट इज एथनोपोजेनिक एक्टिविटीज से कैसे एनवायरनमेंट को जो है एनवायरनमेंट को इफेक्ट होता है ड्यू टू एथनोपोजेनिक का मतलब होता है ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज, हमारे एनवायरनमेंट को कैसे ये इम्पैक्ट करता है, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले समझिए कि एथनोपोजेनिक क्या होता है। तो कॉजेज बाय ह्यूमन होता है, ये क्या होता है, जब ह्यूमन के द्वारा इसको कॉज किया जाता है, मतलब जब ह्यूमन एक्टिविटीज करता है लाइक पोल्यूशन, जब एक्टिविटीज करता है, एक्टिविटीज लाइक कि वो करता है इंडस्ट्रियलाइजेशन करता है ना, कोई भी एक्टिविटीज करता है जिसकी वजह से पोल्यूशन, डिफॉरेस्टेशन, अर्बनाइजेशन, क्लाइमेट चेंज हमें देखने को मिलता है। तो क्योंकि ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से हमारे एनवायरनमेंट को इफेक्ट, डिग्रेड देखने को मिल रहा है, इसी को एथनोपोजेनिक एक्टिविटीज बोलेंगे। जैसे कि बात करें तो वो फॉसिल फ्यूल को बर्न करता है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग होती है और ये हमारे क्लाइमेट को इम्पैक्ट करता है, ठीक है। ये तो एथनोपोजेनिक जो होता है स्टूडेंट, वो उसकी वजह से क्लाइमेट चेंज जो हमें देखने को मिलता है, क्लाइमेट जो नेचुरल एनवायरनमेंट है वो इफेक्ट होता है। जैसे कि एक्टिविटीज लाइक हम देखेंगे बायोलॉजिकल, फिजिकल, है ना, जो है एक्टिविटीज़ की वजह से बायोलॉजिकल, फिजिकल, एनवायरमेंटल, इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी एंड नेचुरल रिसोर्सेज। बायोलॉजिकल मतलब कोई चीज़ की एक रिक्रिएशनल होता है स्टूडेंट, मतलब कि अगर आप कोई एक लिमिट तक आप क्या कर रहे हो, यूज़ कर रहे हो, यूटिलाइज कर रहे हो, तो उसके बाद वो अपने आप क्या करेगा, जनरेट कर लेगा। मतलब कि नेचर का ना ये इकोसिस्टम होता है कि अगर आपने ना कुछ जो किया है, प्रॉब्लम किया है, लेट सपोज कि आपने ज़्यादा एक्टिविटीज़ यूज़ किया है, तो जो एनवायरनमेंट है ना वो अपने आप जो है रिक्रिएट कर लेगा। लेकिन जब आप उससे ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन बोल सकते हैं, एक्सप्लॉयटेशन करोगे तो वो रिक्रिएट नहीं करेगा, उसी को एथनोपोजेनिक एक्टिविटीज़ बोलेंगे। जैसे सम की एक्टिविटीज़ जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग करते हैं, एनवायरनमेंट को डिग्रेड करते हैं, ओशन जो है एसिड में कन्वर्ट कर रहा है, एसिड हो रहा है, ठीक है, उसकी टेम्परेचर इंक्रीज हो रही है, सी लेवल राइज हो रहा है, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो जो भी ग्लेशियर्स हैं वो पिघल रहे हैं, मास एक्सटेंशन हो रही है, फ्लोरा एंड फ्यूना दैट इज प्लांट्स एंड एनिमल का एक्सटेंशन एंड लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी हो रहा है स्टूडेंट। ह्यूमन एक्टिविटीज लाइक इंडस्ट्रियलाइजेशन, डिफॉरेस्टेशन
ओवर कंजम्पशन एंड पोल्यूशन, जिससे हमारी एनवायरनमेंट चेंज हो रही है, एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा डिग्रेड और प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो कौन कौन सी एथनोपोजेनिक एक्टिविटीज़ होते हैं इसके बारे में चलिए बातचीत कर लेते हैं। तो ओवर पॉपुलेशन हमें देखने को मिलता है, फार्मिंग और फिशिंग में इम्पैक्ट होता है, मीट प्रोडक्शन की वजह से और ओवर कंजम्पशन की वजह से ये सारी एक्टिविटीज़ हैं। तो ओवर पॉपुलेशन, आपको पता है कि माल्थस ने एक थ्योरी दिया है, माल्थस की पॉपुलेशन की थ्योरी है। उनके अकॉर्डिंग बोला जाता है कि अगर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होगा, और पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा तेज़ी से इंक्रीज़ होता है जितनी तेज़ी से हमारी फूड सप्लाई इंक्रीज़ नहीं होती है, तो यहाँ पर जो है इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ क्या हो जाएगी, फूड। तो इन्होंने सजेस्ट किया पॉपुलेशन ग्रो एक्सीड द एबिलिटी द अर्थ फूड सप्लाई। मतलब कि अगर मैं आपको बताऊं इनकी थ्योरी के अकॉर्डिंग, तो ये बोलते हैं कि फूड सप्लाई ना अर्थमेटिक मीन से डेवलप्ड होता है, मतलब रेट कम होता है। यहीं पर पॉपुलेशन की जो ग्रोथ होती है, पॉपुलेशन की ग्रोथ जो होती हैं वो किससे होती हैं, वो ज्योमेट्रिक मीन से इंक्रीज होता है। तो जितना आप क्या कर रहे हो, जितना आप इतना यूज़ कर रहे हो, तो आपकी एक दिन ऐसा होगा कि पॉपुलेशन है ना, पॉपुलेशन की ज़्यादा होगी और फूड सप्लाई कम होगा। अगर हमारे पास 2 रोटी हैं तो उसके लिए खाने के लिए 10 लोग होंगे, 10 लोग होंगे, तो ओवर पॉपुलेशन की वजह से भी हमें एनवायरनमेंट चेंज देखने को मिलता है। ओवर कंजम्पशन स्टूडेंट, हम ना ज़्यादा कंजम्पशन करते हैं जितना एनवायरनमेंट रिक्रिएट नहीं कर लेता है ना। मतलब कि हम अगर एनवायरनमेंट 2 रोटी रिक्रिएट कर रहा है तो हम 4 रोटी कंज्यूम कर रहे हैं, तो हम ओवर कंजम्पशन कर रहे हैं। तो डिमांड जो है वो एक्सीड हो रहा है जितनी प्लांट की एबिलिटी है कि वो रिक्रिएट रीजनरेट कर ले, है ना। तो जो है इकोलॉजिकल फूड प्रिंट हो रहा है, जो कि ह्यूमन सिविलाइजेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, और 83% ऑफ जो वाइल्ड मैमल्स हैं और प्लांट्स हैं, मीन्स फ्लोरा एंड फ्यूना जो है वो खत्म हो रहे हैं, लॉस हो रहे, ख़त्म हो रहे हैं। क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारी डिमांड है तो हम इंडस्ट्रीज़ को खुलवा रहे हैं, और जिसकी वजह से हम प्लांट्स को, एनिमल्स को हटा रहे हैं। ओके, ये है। और इसी को बोला जाता है ओवरशूट डे। ओवरशूट डे ऑब्जर्व किया जाता है 1 अगस्त को, जो कि हमें ये बताता है कि ह्यूमैनिटी जो होती हैं वो एक्सीड हो जाता है व्हाट द अर्थ रीजनरेट। अर्थ जो रीजनरेट करता है उससे ज़्यादा हम ज़्यादा है एक्सीड कंजम्पशन कर लेते हैं, तो उसको हम बोलते हैं कि बेसिकली ओवर कंजम्पशन। ओवर कंजम्पशन इसको बोला जाएगा। फार्मिंग और फिशिंग पर भी हमें इम्पैक्ट देखने को मिलता है। फार्मिंग और फिशिंग हम बहुत ज़्यादा करते हैं, लाइक कि फार्मिंग करते हैं तो हम ना डिफॉरेस्टेशन, एक्सेसिव फर्टिलाइज़र का यूज़ करते हैं, लैंड मैनेजमेंट नहीं करते हैं, लैंड डिग्रेड करते हैं, वाटर को हम जो पोल्यूट कर देते हैं, सॉइल को सलाइन कर देते हैं, जिसकी वजह से हमें एनवायरनमेंट को इम्पैक्ट देखने को मिलता है। तो ड्यू टू फार्मिंग आप एनवायरनमेंट को पोल्यूट कर रहे हैं। फिशिंग की बात करें स्टूडेंट, तो ओवर फिशिंग होता है, अनसस्टेनेबल फिशिंग होती हैं, और वर्ल्ड सी फूड जो है बोला जा रहा है कि 2047 तक जो वर्ल्ड का फूड सी फूड है जो वो ख़त्म हो जाएगा 2048 तक, ओवर फिशिंग की वजह से ये बोला जा रहा है। तो बायोडाइवर्सिटी ये फियर है, थ्रेटन है, ठीक है। ये फिर यहीं पर मीट प्रोडक्शन से देखो स्टूडेंट, हमें देखने को मिलता है कि एक पोल्यूशन, और पोल्यूशन जो होती हैं वो हमें देखने को मिलता है मिथाइन, यहाँ पर लिखा होगा, ठीक है। तो लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन की वजह से 80% ऑफ ग्लोबल एथनोपोजेनिक ग्रीन हाउस गैस एमिशन होती हैं, जिससे यस मीथेन एमिशन होता है, जो कि एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है, जैसे काउ से जो बहुत ज़्यादा होता है। और जब हम मीट प्रोडक्शन करते हैं तो लार्ज अमाउंट ऑफ लैंड एंड वाटर को आप क्या करते हैं, यूज़ करते हो, जो कि हैबिटेट को डिस्टर्ब कर देता है और एनवायरनमेंट डिग्रेड होती है, एनवायरनमेंट डिग्रेड हो जाती हैं स्टूडेंट, अगर हम बात करें, है ना। ये है। फिर अगर हम देखें इम्पैक्ट, ये सारे हमने एक्टिविटीज़ देखी, दैट इज ओवर प्रोडक्शन, ओवर पॉपुलेशन, ओवर कंजम्पशन, इम्पैक्ट ऑफ फार्मिंग, फिशिंग, मीट प्रोडक्शन की वजह से, है ना। अब
फिर आता है कि क्या इम्पैक्ट होता है, क्या असर होता है ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से। तो हैबिटेट डिस्टर्ब हो जाता है, मतलब जो फूड सप्लाई है, फूड वेब है, वो डिस्टर्ब हो जाता है, हमें स्पीसीज देखने को नहीं मिलते हैं। और कोरल जो रीफ्स कोरल और रीफ्स होते हैं स्टूडेंट, वो भी ख़राब होते हैं, जो कि एक मरीन लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है, वो कलरलेस हो जाते हैं। ओके, ये है, अभी मैं आपको बताऊंगी। और मास एक्सटेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस होता है। तो अगर हैबिटेट डिस्टर्ब की बात करें तो 87% ऑफ द ओशियन और 77% ऑफ लेवल लैंड की जो हैबिटेट होती हैं, फूड चेन होता है, फूड वेब होता है, वो खराब हो जाता है ड्यू टू एथनोपोजेनिक एक्टिविटीज़। इनवेजिव स्पीसीज होते हैं, मतलब कि हमारे जो फ्लोरा एंड फ्यूना, डेट इज़ जो हमारे प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं, वो गायब हो जाते हैं। तो यहाँ पर नॉन नेटिव स्पीसीज जो होती हैं टू न्यू एरिया, है ना, और लॉन्ग लास्टिंग एनवायरनमेंट चेंज हो जाती है, वो कहीं और चली जाती हैं, है ना, वो कहीं और चली जाती हैं। और सम टाइम एक्सटिंक्ट भी, मतलब कि जो है मतलब ख़त्म भी हो जाती हैं, वो है बिल्कुल मर जाती हैं स्टूडेंट। तो वो होता है, इसकी वजह से इम्पैक्ट देखने को मिलता है। मास एक्सटेंशन एंड बायोडाइवर्सिटी लॉस, है ना, मास एक्सटेंशन मतलब ख़त्म हो जाना और बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो जाना ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से। और इसको होलोसीन एक्सटेंशन भी बोलते हैं। तो ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज़ लॉस ऑफ रैपिड लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलता है स्टूडेंट, जो हमारी नेचुरल बैकग्राउंड जो है उससे बहुत ज़्यादा एक्सटिंक्ट हो जाती हैं। तो उसको हम मास एक्सटेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी की बात करेंगे। जो कोरल लीव्स होती हैं वो भी क्या होती है, डेथ हो जाती हैं। बेसिकली कलरफुल से कलरलेस हो जाती हैं, क्योंकि टेम्परेचर चेंज होता है और एसिडिफिकेशन होती है, जिसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी ख़राब हो जाता है और डेथ हो जाती है, जो कि एक मरीन लाइफ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। मरीन लाइफ के लिए जो कोरल लीव्स हैं बहुत इम्पॉर्टेंट है स्टूडेंट, है ना। तो ये कलरलेस हो जाता है। ओके, ये है। अगर हम देखें तो क्लाइमेट चेंज और एनवायरमेंटल डिस्टर्ब कैसे होते हैं, तो एसिडिफिकेशन हो जाता है, ओजोन डिप्लीट हो जाती है, ग्लोबल वार्मिंग होता है और सी लेवल राइज हो जाता है। ठीक है, सी लेवल राइज हो जाता है। तो देखिए स्टूडेंट, क्लाइमेट चेंज में हमारा ओशन क्या हो जाता है, एसिडिफिकेशन मतलब CO2 राइज हो जाता है। CO2 राइज हो जाता है ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज़। यहाँ पर CO2 से जो है हमारी केमिकल चेंज होता है और हमारी मरीन लाइफ को इम्पैक्ट करता है। तो ओशन की टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है क्योंकि CO2 इंक्रीज हो जाता है। ओशन डिप्लीट हो जाती हैं स्टूडेंट, ओशन डिप्लीट लाइक कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन डिप्लीट हो जाता है। और ये ना अगर डिप्लीट हो जाएगा तो जो सन रेज से हमारे स्किन हमें जो प्रोटेक्ट करता है वो क्या होगा, प्रोटेक्शन नहीं होगा। तो सन से ना जब UV रेज आता है तो ये जो ओजोन लेयर है वो हमें प्रोटेक्ट करते हैं, है ना, जैसे कि स्किन कैंसर या फिर ह्यूमन को डायरेक्ट कांटेक्ट में ना आए, तो ये प्रोटेक्ट करते हैं। लेकिन आप जो ये ह्यूमन एक्टिविटीज़ कर रही हो, जो कि एक केमिकल जनरेट हो रही है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और जिसकी वजह से ओजोन लेयर जो प्रोटेक्टिव लेयर होती हैं स्टूडेंट, वो क्या होता है, डिप्लीट हो जाता है, वो कम हो रहा है, और जिससे हमें डायरेक्ट सन रेज देखने को मिलेगा और वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक, दैट इज़ हार्मफुल होगा। ठीक है, ये है। फिर देखिए सी लेवल राइज हो जाता है स्टूडेंट, अगर हम देखें तो सी लेवल राइज हो जाता है। वाई? क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, ग्लेशियर मेल्ट कर रही हैं, और जिससे बहुत ज़्यादा सी लेवल राइज हो जाएगा, है ना, ये होता है। ग्लोबल वार्मिंग हमें देखने को मिल रहा है, मीन्स यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है ना, टेम्परेचर हमें ज़्यादा देखने को मिल रहा है ड्यू टू फॉसिल फ्यूल। बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल की वजह से ग्लोबल वार्मिंग देखने को मिल रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रही हैं, ग्लेशियर मेल्ट हो रही हैं, सी लेवल राइज हो रही हैं, और बहुत ज़्यादा वेदर जो है प्रॉब्लमेटिक हो रहा है ना, मतलब कि बहुत लू आ जाना, स्टॉर्म आ जाना, ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो इट मीन्स कि टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से, है ना। तो यहाँ पर देखो ओशन जो है, ओशन में CO2 राइज हो रहा है, ओजोन डिप्लीट हो रही है, सी लेवल राइज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है।
है ना। अगर हम टेक्नोलॉजिकल इम्पैक्ट की बात करें तो पोल्यूशन फ्रॉम केमिकल, है ना, केमिकल से पोल्यूशन हो रहा है, प्लास्टिक पोल्यूशन हो रहा है ट्रांसपोर्टेशन की वजह से, और फार्मास्यूटिकल एंड पर्सनल केयर, ये स्टूडेंट, ये जो है डेंजरस वेस्ट है, जो कि ये वेस्ट जो है डिकम्पोज नहीं हो पाता है, इसको करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो हम पोल्यूशन कर रहे हैं केमिकल से, तो हम लाइक हम पेस्टिसाइड, प्लास्टिक, हार्मफुल केमिकल वाइड स्प्रेड कर रहे हैं, जिससे हमें एनवायरमेंटल इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है ना। ये स्टूडेंट है, लॉन्ग टर्म पोल्यूशन और हेल्थ इशू भी हमें देखने को मिलेगा। फार्मास्यूटिकल और पर्सनल केयर, जो भी हमारे जो जैसे सिरिंज हो गया या विंडेज हो गया, उसको डिकम्पोज करना मुश्किल हो जाता है। तो ह्यूमन हेल्थ केयर और एग्री बिजनेस जो होती हैं वो डिकम्पोज करना बहुत मुश्किल होता है, तो हमारी वाटर सप्लाई को डिस्टर्ब कर देता है, पोल्यूट कर देता है ना। वाटर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो जाती हैं स्टूडेंट, ये चीज़ है। और केमिकल जब याद रखना कि सॉइल का जो है वाटर पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन का वन ऑफ द कारण होता है, वन ऑफ द कॉज होता है कि हम जो एग्रीकल्चर में केमिकल फर्स्ट जो है पेस्टिसाइड, या हम जो है पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं, फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं, तो प्रॉब्लम हो जाते हैं। यस, प्लास्टिक पोल्यूशन की बात करें स्टूडेंट, तो बोला ये जा रहा है कि एक ऐसा टाइम आएगा जो कि 2050 तक आएगा, आपको ओशियन में जो फिश है उससे ज़्यादा आपको प्लास्टिक देखने को मिलेगा, है ना। यहाँ पर ये बोलते हैं कि एनवायरनमेंट जो होता है, क्योंकि ये डिकम्पोज नहीं होता, अगर इसको आप जलाओगे तो उससे ज़्यादा ये जो है आपको और ज़्यादा पोल्यूट करेगा, आपको एयर पोल्यूशन देखने को मिलेगा, है ना स्टूडेंट, ये है। तो प्लास्टिक जो है वो स्लोली बहुत लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट पड़ता है वाइल्ड लाइफ पर। यही ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो ट्रांसपोर्टेशन से हम फॉसिल फ्यूल हम बर्न करते हैं, और जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग और एयर पोल्यूशन देखने को मिलता है। ये सब आपको बहुत डिटेल में भी चीज़ें करवाई जाएगी जब हम एयर वाटर पोल्यूशन की बात करेंगे। यहाँ पर बेसिकली ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से क्या प्रॉब्लम क्रिएट होता है, यहाँ पर ये हम बात कर रहे हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन से आपको पता है कि हमें एयर पोल्यूशन देखने को मिलता है और टेम्परेचर इंक्रीज देखने को मिलता है। तो ये सारी चीज़ें थी जो कि बेसिकली ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज़ ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिल रहा है। तो हमने देखा कि कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं, लाइक कि ओवर पॉपुलेशन, फार्मिंग, फिशिंग, मीट प्रोडक्शन, ओवर कंजम्पशन, फिर इकोसिस्टम में इम्पैक्ट, हैबिटेट पे इफेक्ट, जो है स्पीसीज जो हो रहे हैं जो है एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, एंड या फिर वो माइग्रेट हो रहे हैं, कोरल रीफ जो होता है वो डेड हो रही हैं, है ना। यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रहा है, ठीक है। ओशियन एसिडिफिकेशन हो रहा है, डिप्लीट हो रही है ओजोन, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, सी लेवल राइज हो रहा है ना। पोल्यूशन केमिकल से हम करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन से करते हैं, फार्मास्यूटिकल, पर्सनल केयर से करते हैं, प्लास्टिक से करते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी जो स्टूडेंट हमने बात करी। तो आज की क्लास में हम इतना ही, नेक्स्ट जो चैप्टर हम बात करेंगे वो नेक्स्ट क्लास में करें, राइट। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही।